गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 2 मार्च। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं, ये जो है ना कुछ कोटेशन है इंपॉर्टेंट वाला, जिसको हम लोग आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं हमेशा के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मदर टेरेसा का कोटेशन यहाँ पे, यदि आप लोगों को भोजन नहीं दे सकते तो अच्छे शब्द भी मत दीजिए। ये कोटेशन को कब यूज़ करेंगे? फूड सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन आएगा, गरीबी वाला क्वेश्चन आएगा, भूख वाला क्वेश्चन आएगा, तो आप इस कोटेशन को यूज़ करेंगे आप। महात्मा गांधी का देख लीजिए, जब तक भारत में अंतिम व्यक्ति भूख से मुक्त नहीं होगा ना, तब तक हमारी स्वतंत्रता अधूरी है। महात्मा गांधी का ये कोटेशन है। तो इसको भी आप फूड सिक्योरिटी में, गरीबी में, स्वतंत्रता में आप इसको यूज करेंगे। अभी आपने देखा होगा स्वामीनाथन, अभी न्यूज में चल रहा है ना एमएसपी को लेकर, उसको कानूनी गारंटी का भी सिफारिश किए थे स्वामीनाथन ने। तो खाद्य सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है, और ना तो कुछ ये दया है, ना तो अनुदान है। कहने का मतलब हो गया कि फूड सिक्योरिटी जो है ना, ये दया या अनुदान नहीं है, बल्कि ये अधिकार है। स्वामीनाथन जी का ये कोटेशन है। तो फूड सिक्योरिटी में क्वेश्चन आएगा तो आप इसका यूज करेंगे, ओके। और प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा कि जब भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा, जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर आ गया, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आ गया, वाटर पॉल्यूशन को लेकर आ गया, एयर पॉल्यूशन को लेकर आ गया, इम्पैक्ट को लेकर आ गया, ठीक है। तो इन तमाम प्रश्नों में आप गांधी जी का ये कोटेशन को आप यूज करेंगे। आइए एक वो पढ़ के सुना देता हूं आपको। यदि हम धरती माता का सम्मान नहीं करेंगे ना, तो हम अपना भविष्य को खतरे में डाल देंगे। ये कोटेशन है गांधी जी के द्वारा। आप जिस बदलाव को दुनिया में देखना चाहते हैं ना, पहले खुद में लेके आए। मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, बल्कि उसका सेवक है। पृथ्वी पर हर किसी की जरूरत को पूरी करने का क्षमता होता है, लेकिन लालच को नहीं। सादगी में जीना ही प्रकृति के साथ सामंजस्य है। तो ये महत्वपूर्ण कोटेशन है, जो आपको एक जगह कलेक्ट करके दे दिए हैं। आप लोग याद कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा और अपने आंसर राइटिंग में इसका एप्लीकेशन कीजिएगा, ओके। चलिए, अब आते हैं यहाँ पे। आईएमएफ का एक रिपोर्ट आया हुआ है, ठीक है, कि भारत जो है ना विश्व व्यवस्था में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था होगा, ठीक। तो कितना होगा? 6.5% का जो इसका वृद्धि दर रहेगा जीडीपी, किसके अनुसार? आईएमएफ के अनुसार। तो इसको आप डेटा याद रखेंगे, इसका आप यूज करेंगे, ठीक है। जब भी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर प्रश्न आएगा तो ये तमाम डाटा का यूज करेंगे। दूसरा आपको बता दें, ये जो रिफॉर्म है, जो आप वृद्धि देख रहे हैं ना, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? तो भारत में जो संरचनात्मक जो सुधार हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, ठीक है, उसका असर दिखने लगा भारत पे। और भारत को 2047 तक क्या बनना है? उन्नत देश बनना है, विकसित देश बनना है। तो भारत अपने यहाँ अवसरों का यहाँ पे क्या कर रहा है? विकास कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, रोजगार भी बढ़ रहा है भारत में। साथ ही संरचनात्मक जो सुधार होते हैं ना, वो भी देखने को मिल रहा है। तो मेन फैक्टर क्या है? इन्वेस्टमेंट, रिफॉर्म और एम्प्लॉयमेंट। भारत तमाम क्षेत्रों में ना प्रगति कर रहा है। नेक्स्ट मूव करें, ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, जेलेंस्की और ये वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका का। तीनों मिलके यहाँ पे, तीनों जो लीडर हैं बातचीत कर रहे हैं। देखिए, अभी का देश में भारत क्या कर रहा है? भारत को सीख यही लेना चाहिए कि जो भारत जो निर्भर है दूसरे देशों में से एनर्जी को लेकर, हम लोग अपने एनर्जी जरूरत को ना 87%, मान लीजिए हमको 100 चाहिए ना, तो 87% हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं अपने एनर्जी के लिए। भारत को इस पे काम करना होगा कि अपने रिन्यूएबल एनर्जी पे, अपनी जो क्षमता है उस पे आत्मनिर्भर होना होगा, दूसरे देशों पर नहीं। नहीं तो आप देख रहे हैं ना, जेलेंस्की को बैठा के क्या धमका रहा है अमेरिका वाला, पूरा मतलब इसको ले लिया है, क्योंकि अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा था, संसाधन दे रहा था। तो इसने डायरेक्ट बोल दिया है कि देखिए, आप बहुत कमजोर देश है, आपकी स्थिति नहीं है कि आप बात कर पाएंगे हमारे साथ बैठ के। अब अगर मतलब देखोगे तो यही सब निकल के आ रहा है। इसलिए आज के दिन में जो है ना, आत्मनिर्भर होना, अपने पे क्षमता के बलबूते पे कोई भी फैसला लेना बहुत जरूरी हो गया, ठीक है। और इसलिए भारत जो है ना, मल्टीपोलर व्यवस्था का यहाँ पर समर्थन करता है। इसलिए भारत कूटनीतिक व्यवस्था पर ज्यादा जोर देता है। इसलिए भारत संवाद पे फोकस करता है। और भारत तमाम क्षेत्रों के साथ, जितने भी गठबंधन है, सबके साथ एक बैलेंस करके रखा हुआ है। जैसे कि आप देखोगे, भारत ब्रिक्स का भी मेंबर है, भारत एससीओ का भी मेंबर है, और भारत क्वाड का मेंबर है, और आईपीईएफ का भी मेंबर है। तो क्वाड और आईपीएफ में भारत अमेरिका के साथ अपना संबंध को मजबूत किया हुआ है। ब्रिक्स और एससीओ में रसिया और चाइना के साथ किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो संस्था है,
ब्रिक्स और क्वाड, फिर आप एससीओ और आईपीएफ दोनों एक दूसरे का अपोजिशन वाला है ना। तो भारत जो है ना बैलेंस करके रखा हुआ है, इसलिए भारत की जो नीति है, विदेश नीति, ये अपने आप में अद्भुत है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ओवल ऑफिस काफी न्यूज में आ रहा है, 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कमिश्नर ऑफ क्लब करके, क्या था ना, कमिश्नर ऑफ क्लब करके या कुछ मैंने टर्म बताया था, जो कि यूरोपीय यूनियन का एक प्रतिनिधि ग्रुप था जो चर्चा में चल रहा था, उस शब्द को लेकर पूछ सकता है। ओवल ऑफिस क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे यूक्रेन को, जो है ना, यूक्रेन में मिनरल्स बहुत ज्यादा है, जो दुर्लभ मिनरल्स होता है ना, जिसका हम लोग यूज करेंगे, इंडस्ट्री में यूज करेंगे, उपकरण बनाने में, हथियार बनाने में दुर्लभ खनिज का बहुत यूज होता है, और इसका संसाधन जो ना यूक्रेन के पास है। तो रसिया और अमेरिका चाहता है ना कि इस खनिजों पे जो है ना हमारा दबदबा रहे। तो आप ध्यान रखिएगा, इसलिए अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध जो है ना रसिया और यूक्रेन के बीच में, वो जल्दी से विराम हो जाए, ताकि हम अपने हितों को साध सके। क्योंकि अभी अमेरिका जो है ना, वो जो विदेश नीति होता है ना, सहयोग वाला, वैश्विक सहयोग वाला, उसको दरकिनार कर दिया है। अपना जो प्रायोरिटी है अमेरिका फर्स्ट वाला, उसको फॉलो कर रहा है। अमेरिका को जिस देश के साथ अपना फायदा दिख रहा है, उसके साथ मजबूत करने का कोशिश कर रहा है रिश्ता को, और जिसके साथ नुकसान दिख रहा है ना, उसको लात मार रहा है। आपने देखा होगा अभी जो यूएसए एड, जो लोगों को सहयोग करता था अमेरिका, उस राशि में कटौती कर दिया है। अभी देखिएगा तो डब्ल्यूएच से बाहर हो गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बाहर हो गया है, पेरिस जो क्लाइमेट जो समझौता है उससे बाहर हो गया है। तो अमेरिका जो है ना अब अपना व्यापार देख रहा है, अमेरिका अपनी नागरिक को प्रायोरिटी रख रहा है। विश्व व्यवस्था में क्या हो रहा नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है, उसी मैटर में इन्वॉल्व हो रहा है जिससे उसको फायदा हो रहा है। यूक्रेन रशिया में इसलिए इन्वॉल्व हो रहा है ताकि यूक्रेन में जो मिनरल्स है उस पर हम कब्जा कर सके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आर्टिकल को पढ़े ना, तो केंद्र और राज्य के बीच में विवाद देखने को मिल रहा है कि लैंग्वेज को लेकर, एक वित्तीय संसाधन को लेकर, भाषा को लेकर। तो ये विवाद के कारण है, गवर्नर को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में यहाँ पे विवाद चलते रहता है। तो अभी परिसीमन आयोग न्यूज में चल रहा है, तो पूछेगा आपसे क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होता है ना, वो होते हैं इसके अध्यक्ष। काम क्या होता है परिसीमन का? जब सेंसस होता है तो उसके बाद जो जनसंख्या के अनुपात में सीटों का, लोकसभा और विधानसभा जितने सीट हैं, उसको क्या करता है? सामंजस्य करता है। तो साउथ इंडिया वाली जो कंट्री है, माफ कीजिएगा, जो राज्य हैं, उनको डर हो गया है कि हम लोग तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किए हैं, आबादी को कम किए हैं, हमारा कहीं रिप्रेजेंटेशन खत्म ना हो जाए, लोकसभा में सीटियां कम ना मिले हमको। तो केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका सीट कमी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया है। और एक राष्ट्र एक चुनाव का जो अध्यक्ष है, मतलब एक कमिटी बना हुआ है, रामनाथ कोविंद के कमिटी बना हुआ है कि सारी संभावनाओं को तलाशिए कि क्या इसके ड्रॉबैक होंगे, क्या प्रॉफिट होंगे। तो रामनाथ कोविंद का भी नाम आप याद रखेंगे, पूर्व राष्ट्रपति हैं ये। नेक्स्ट मूव करें, तो ये जो है ना हमारे देश में कृषि को लेकर और ग्रामीण विकास को लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है, वो चीज देखेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सरकार जो है ना क्या कर रही है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर देखिए पीएम किसान योजना, जिसके तहत सरकार जो है ना किसानों को आर्थिक सहायता देती है। तो इसको जो है ना काम कर रही है, इस योजना का यहाँ पे लाभ ये हो रहा है कि किसानों भाइयों को, लोग को यहाँ पे आर्थिक सहायता मिल रहा है, ठीक। भारत जो है ना अब चना और मूंग दाल में क्या हो गया? आत्मनिर्भर हो गया। मतलब जितना डिमांड है भारत में चना मूंग का, उसका प्रोडक्शन खुद कर ले रहा है भारत, और अब एक्सपोर्ट भी करेगा। अब अरहर, उड़द और मसूर पे काम करेगा, ताकि हम इस पे भी आत्मनिर्भर हो जाए। दालों को भी हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं अभी भी। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे अभी जो देश में जो खाद्यान्न उत्पादन है, कितना करोड़ हो गया? 33 करोड़ टन हो गया। ये डाटा याद रखिएगा, ठीक है। फूड सिक्योरिटी में आप इसका यूज कीजिएगा, इस डाटा को। फिर अब सरकार ने एक नया स्कीम को लॉन्च किया, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। ये योजना क्या है? तो जो भी राज्य में या जिलों में कह ले प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है फसल का, तो उसमें 100 जिलों का चयन करेंगे और वहां पे प्रोडक्शन बढ़ाने का कोशिश करेंगे। जैसे आप बिहार में देखोगे मखाना बोर्ड, पूरे भारत का 90% जो मखाना होता है ना, वो बिहार में होता है अपना, ठीक है। ओके, ये हो गया।
चलिए नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, गंगा जल नदी। देखिए भारत और बांग्लादेश का रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आएगा, तो इसको जो है ना हर एंगल से देख लीजिएगा। आपको बता दें गंगा जल को संधि को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ है, और भारत और बांग्लादेश में 54 ऐसे नदियां हैं जो साझा होता है, मतलब 54 नदी जो है ना आपस में कनेक्टेड है भारत और बांग्लादेश को लेकर। संयुक्त नदी आयोग बना था भारत और बांग्लादेश को लेकर 1972 में, और गंगा जल पर संधि जो है ना 1996 में हुआ था। डेट याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब आते हैं यहाँ पे, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जो पूर्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक और उनकी पत्नी के द्वारा। क्या नाम है? रिचमंड प्रोजेक्ट। ये क्या है? तो वहां पे जो बच्चे लोग हैं उनका जो गणित कौशल है, मैथमेटिक्स को लेकर सुधार करने का यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, ताकि वो अच्छे जो गणितीय कौशल को सीख सके, मैथमेटिक्स को सीख सके वो लोग। ठीक है, तो ये भी अच्छा है रिचमंड प्रोजेक्ट। उसके बाद बात करें यहाँ पे, आज संडे है तो इनका आर्टिकल आता है, तो यहाँ पे एजुकेशन को लेकर बात किया गया है, यहाँ पर भाषा को लेकर बात किया गया है। यहाँ पे 1991 में जो रिफॉर्म हुआ था एलपीजी, उसके बारे में बात किया गया। प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछेगा? एजुकेशन जो है ना पहले स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, राज्य का विषय हुआ करता था, लेकिन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसको जो है ना कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। मतलब केंद्र भी कानून बनाएगी इस पे, अब राज्य भी बनाएगी। ठीक है, तो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर विवाद है केंद्र में और तमिलनाडु राज्य में। केंद्र बोलता है कि आपको थर्ड लैंग्वेज का जो मॉडल है उसको अपनाना है, और तमिलनाडु बोलता है कि नहीं, हम दो ही लैंग्वेज वाला अपनाएंगे, एक तमिलनाडु और एक अंग्रेजी को लेकर, तीसरा भाषा को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो इसी को लेकर विवाद है, तो ये क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में। दूसरा देख लीजिए लैंग्वेज को लेकर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज कितना है? 22 लैंग्वेज है, जो कि 8 शेड्यूल में देखने को आपको मिलेगा। क्लासिकल लैंग्वेज कितना है? 11 है। पहले 6 हुआ करता था, तो हाल में 5 को ऐड कर दिया गया। इसको भी देख लीजिएगा क्या क्राइटेरिया होता है। उसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, और मैंने इस पे बात किया क्या प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा कि गोल्डन क्रिसेंट क्या होता है, गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है। फिर आपको भी मैं बताया था कि रानीगंज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, कोलकाता में है ये, ध्यान रखिएगा। और ये फिर आप यहाँ पर देखिएगा कार्डमम हिल्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप यहाँ पर देखिएगा कोची पोर्ट और चेन्नई पोर्ट, दोनों को ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आप नंदा देवी और नागा पर्वत का लोकेशन याद रखिएगा। फिर यहाँ पे मणिपुर को लेकर ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। धन्यवाद। ठीक है, और हाँ, ये पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और अपना फीडबैक देना ना भूलें।